स्वागत आप सभी का मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी पर। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रीट सामाजिक विज्ञान कोर्स की, जिसमें आज हम लेने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास। शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य परिचय। देखिए, बहुत शानदार नोट्स है ये। कुल मिला के नोट्स के रूप में पूरा मेवाड़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, उदय सिंह तक। चलिए शुरू करते हैं। मेवाड़ के राजवंश पर राज्य करने वाले वंश का नाम गुहिल वंश सिसोदिया वंश था, जो कि संसार का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। इसकी स्थापना 565 में हुई थी। मेवाड़ के राजा स्वयं को भगवान राम का वंशज मानते हैं। वर्तमान में मेवाड़ के अंतर्गत भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ आते हैं। वहीं अगर महाभारत काल की बात करें तो मेवाड़ उस समय शिवी जनपद में आता था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। इसे ही वर्तमान में नगरी कहा जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। मेड़ जाति द्वारा रक्षित होने के कारण इस प्रदेश का नाम पड़ा था मेदपाट। ये मेव जाति द्वारा रक्षित प्रदेश था, जिस कारण इसे मेदपाट कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। मेवाड़ राज्य के झंडे का परिचय। मेवाड़ राज्य के झंडे का परिचय क्या है कि सबसे ऊपर इसमें सूर्य की आकृति है, बीच में चित्तौड़गढ़ का चित्र है, नीचे की पट्टी पर जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार लिखा हुआ है। झंडे के एक तरफ भील, पूंजा भील, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, हाथ में भाला लिए हुए तथा दूसरी तरफ क्षत्रिय हाथ में तलवार लिए हुए दर्शाया गया है। अब देखिए, मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति के संबंधी जो भी विद्वानों के तर्क हैं उनकी बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वल्लभी के राजा शीलादित्य के वंशज हैं। डी.आर. भंडारकर के अनुसार गुहिल ब्राह्मण थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार और मोहनोत्तर रेणसी के अनुसार गुहिल सूर्यवंशी थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल मूलतः आनंद नगर यानी कि बड़ नगर के निवासी थे, जो ब्राह्मणों के वंशज थे। अबुल फजल इनको ईरान के बादशाह नौशे खान आदिल के संतान मानता है। इतिहासकारों ने मेवाड़ के शासकों को सूर्यवंशी कहा है, इंपोर्टेंट है, तथा वे स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे, जिसके निम्न कारण माने जाते हैं। झंडे पर सूर्य का चित्रण, बापा रावल के सोने के सिक्कों पर सूर्य का चित्रण। महाराणा रायमल ने अपने लेख में वंश के लिए सूर्यवंशी क्षत्रिय शब्द लिखवाया था। गुहिल वंश के कुल देवता एकलिंगनाथ माने जाते हैं। गुहिल वंश के आराध्य देवता गढ़बोर के चारभुजानाथ माने जाते हैं। गुहिल वंश की कुल देवी बाण माता मानी जाती है। इनके दो मंदिर है, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और दूसरा केरवाड़ा में। गुहिल वंश की आराध्य देवी चारभुजा देवी माता है, जिनका मंदिर हल्दीघाटी राजसमंद में स्थित है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, इंपोर्टेंट बात करते हैं, मेवाड़ की विभिन्न राजधानियां जो समय समय पर बदलती रही। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पहली राजधानी नागदा बप्पा रावल के समय बनी। दूसरी आहड़ अल्लट के समय बनी। तीसरी चित्तौड़गढ़ रावल जेत सिंह के समय बनी। चौथी उदयपुर उदय सिंह के समय। पांचवी गोगुंदा उदय सिंह के समय। छठी कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप के समय। सातवीं चावंड महाराणा प्रताप के समय। आठवीं चित्तौड़गढ़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय। और नवीं उदयपुर महाराणा भीम सिंह के समय। तो इस तरह से ये सारी जो राजधानियां हैं वो समय समय पर बनती रही और वापस जो है वो चलती रही। इस तरह से राजधानियों की बात हमने यहाँ पर की और विभिन्न विद्वानों के तर्कों की बात हमने यहाँ पर की। चलिए अब हम बात करेंगे, आगे बात करते हैं और आगे चलते रहते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा पर बहुत सारा मटेरियल आपको इसमें मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें। महाराणा प्रताप के समय गोगुंदा फिर प्रथम, फिर कुंभलगढ़, फिर आवरगढ़ जो कि अस्थायी थी, पुनः कुंभलगढ़, फिर दिवेर और चावंड उनकी अंतिम राजधानी रही। महाराणा अमर सिंह के समय राजधानी चावंड थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रावल जेत सिंह के समय इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था, जिस कारण रावल जेत सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी नई राजधानी बनाई। राणा कुंभा के समय राजधानी कुंभलगढ़ रही तथा राणा सांगा के समय राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। चलिए पहले राजा की बात करते हैं। राजा गुहिल, गुहिलोत भी कह सकते हैं, गुहदत्त भी कहा गया है और गुहिलादित्य भी कहा गया है। राजा गुहिल, गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक या मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। राजा गुहिल की माता का नाम पुष्पावती था, जो कि आबू की परमार राजकुमारी थी।
राजा गोहिल के पिता का नाम शिलादित्य था, जो कि वल्लभी नगर के शासक थे। राजा गोहिल का लालन पालन वीरनगर की कमलावती नामक ब्राह्मणी ने किया था। मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना से पहले भीलों का शासन था। गोहिलादित्य की वीरता देखकर भीलों ने उसे अपना शासक स्वीकार किया। इस तरह मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना हुई थी। इसके बाद आते हैं नागादित्य। भीलों ने नागादित्य के दुर्व्यवहार के कारण नागादित्य की हत्या कर दी थी। महेंद्र द्वितीय नामक शासक की भी भीलों ने हत्या की थी, क्योंकि उसने भीलों से कर लेना और उन पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। इंपोर्टेंट शासक आते हैं बाप्पा रावल कालभोज। समय है 734 से 753 तक। बाप्पा रावल को मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कहा जाता है। इनके पिता का नाम महेंद्र द्वितीय था। बचपन में ये हारित ऋषि की गाय चराते थे तथा बाप्पा रावल की उपाधि भी इन्हें हारित ऋषि ने प्रदान की थी। 8 पुर के लेख में कालभोज को मुकुटमणि की उपमा दी गई है। बाप्पा रावल के समय जुनैद नाम के अरब आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ था। इंपोर्टेंट है ये। राजसमंद जिले में स्थित एकलिंगनाथ और सास बहू के मंदिर का निर्माण बाप्पा रावल ने करवाया था। बाप्पा रावल ने मेवाड़ की पहली राजधानी नागदा को बनाई। कालभोज ने 734 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और मानमुरी को हराया, जिसकी जानकारी हमें मानमुरी के शिलालेख से मिलती है। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कालभोज ने चलाए, जिन पर सूर्य की आकृति थी। बाप्पा रावल का देहांत नागदा में हुआ, जहां इनकी छतरी बनी हुई है। तो नागदा एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है और सरकार के द्वारा यहीं पर बाप्पा रावल का जो पेनोरमा है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एकलिंगनाथ जी जरूर जब भी आए तब उससे थोड़ी सी दूरी पर ये चीजें स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार मेवाड़ में तांबे के सिक्के शिलादित्य ने, चांदी के सिक्के गोहिलादित्य ने और सोने के सिक्के कालभोज ने चलाए थे। इंपोर्टेंट है। खुमान प्रथम, इनके पिता का नाम कालभोज था। इनके बारे में इतना ही महत्वपूर्ण है कि इनके समय मेवाड़ का राज्य अंधकार की ओर जाने लगा था। इसके बाद आते हैं भर्तृहरि द्वितीय। इनके पिता का नाम खुमान तृतीय था। 8 पुर लेख में इन्हें तीनों लोकों का तिलक कहा गया है। इंपोर्टेंट बात है ये। भर्तृहरि द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह किया था। उसके बाद शासक है अल्लट। यह भर्तृहरि द्वितीय और महालक्ष्मी का पुत्र था। इतिहास में इसे आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था। किसने किया था? अल्लट ने। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। इंटरनेशनल मैरिज सबसे पहली अल्लट प्लस हरिया देवी। आहड़ नगर बसाया तथा जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अल्लट ने। नेक्स्ट नरवाहन। इनके बारे में ये बात ध्यान रखनी है कि अल्लट ने इनका विवाह चौहान नरेश जेजई की पुत्री से करवाया था। फिर आते हैं शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के समय ही पहली बार गोहिलों का अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनके समय मेवाड़ पर मालवा के परमार शासक मुंज का आक्रमण हुआ था। परमार मुंज का उत्तराधिकारी भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बाद में मोकल का मंदिर या समीदेश्वर मंदिर भी कहा गया। नागदा में बोजसर नामक तालाब का निर्माण भी भोज परमार ने ही करवाया, ऐसा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है। तो बोजसर तालाब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। राजा भोज ने किस मंदिर का निर्माण करवाया, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अल्लट के बारे में भी इम्पोर्टेंट है कि उसने नौकरशाही का निर्माण किया था, गठन किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद आते हैं हमारे सामने रण सिंह। रण सिंह के पिता का नाम विक्रम सिंह था। रण सिंह को कर्ण सिंह भी कहा गया है। रण सिंह के शासन में ही गोहिल वंश 2 शाखाओं में बढ़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है यहाँ पे कि किस शासक के समय गोहिल वंश 2 शाखाओं में बढ़ गया। तो हमारा आंसर होगा रण सिंह। रावल शाखा, इसका निर्माण रण सिंह के पुत्र शेम सिंह ने किया और मेवाड़ पर शासन किया। और राणा शाखा, रण सिंह के दूसरे पुत्र राहप ने सिसोदा ठिकाने की स्थापना कर राणा शाखा की स्थापना की। राणा शाखा के राणा हमीर ने 1326 में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी। शेम सिंह ने रावल की उपाधि धारण की। इनके 2 पुत्र थे, सावंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह 1172 में मेवाड़ का शासक बनता है। इसका विवाह अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से हुआ था। सामंत सिंह तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इसके बाद कुमार सिंह शासक बनता है
और चित्तौड़गढ़ को पुनः प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं जयद्रथ सिंह, एक महत्वपूर्ण शासक है मेवाड़ के। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जयद्रथ सिंह को चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता कहा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके शासन को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णिम काल कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भूताला का युद्ध याद रखना है 1226 भूताला का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें जयद्रथ सिंह की जीत हुई, पर हारने से बौखलाने पर इल्तुतमिश ने नागदा नगर को जला दिया, जिससे जयद्रथ सिंह ने अपनी नई राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाई। जयद्रथ सिंह के सेनापतियों के नाम बालक और मदन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बालक और मदन। डॉक्टर ओजान ने जयद्रथ सिंह को रणरसिक कहकर पुकारा है। जयद्रथ सिंह के काल में दो महत्वपूर्ण पुस्तकें रची गई, ओग निरुक्ति और पाक्षिक वृत्ति। दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओग निरुक्ति और पाक्षिक वृत्ति दोनों ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। इनके सेनापतियों के नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेनापतियों के नाम अलग अलग हैं, तो सेनापतियों के नाम का जो क्रम है, क्रम से जमाइए, ये भी वो पूछ सकता है। इसके बाद आते हैं एक महत्वपूर्ण शासक है तेज सिंह। चित्रकला के संदर्भ में इनको याद रखना है हमें। तेज सिंह, यह जयद्रथ सिंह का पुत्र था। इसने परम भट्टारक, महाराजा अधिराज, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत तेज सिंह के समय हुई और इसके समय प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसकी रचना की थी कमलचंद ने, हुई थी। तेज सिंह के समय मेवाड़ पर गयासुद्दीन बलबल का असफल आक्रमण हुआ था। बलबल ने आक्रमण किया था इसके समय। समर सिंह इंपोर्टेंट, इनके पिता का नाम तेज सिंह था। समर सिंह को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रुओं की शक्ति का अपहरणकर्ता बताया गया है। समर सिंह वही शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात आक्रमण के समय कर वसूला था। समर सिंह के दरबार में रहने वाले विद्वान रत्नप्रभ सूरी, पार्श्वचंद, भावशंकर, वेद शर्मा, शुभचंद थे। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। मेवाड़ की वीर कन्या विदुलता का संबंध समर सिंह से माना जाता है। समर सिंह के दो पुत्र हुए, जिसमें से रतन सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली और कुंभकर्ण ने नेपाल में जाकर कुहिल वंश की स्थापना की। रावल रतन सिंह इंपोर्टेंट, 1301 से 1303 तक। रावल रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम राजा था। रावल रतन सिंह का विवाह सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी के साथ हुआ, जिनके पिता का नाम गंधर्व सेन था। रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और उसे 26 अगस्त 1303 को जीता। इस युद्ध में रावल रतन सिंह, गोरा और बादल मारे गए। गोरा पद्मिनी का चाचा था और बादल पद्मिनी का चचेरा भाई था। चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रखा और अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया। बाद में खिजर खान ने इस दुर्ग का किलेदार जालोर के सोनगरा मालदेव को बनाया और मालदेव सोनगरा के बाद बनवीर सोनगरा इसका किलेदार बना। इसी बनवीर सोनगरा को मारकर राणा हम्मीर चित्तौड़गढ़ विजय प्राप्त करता है। इंपोर्टेंट लाइन है ये सब। यही मालदेव, कौन सा मालदेव? सोनगरा मालदेव, अपनी बड़ी बड़ी मूछों के कारण मूछाला मालदेव कहलाया। अमीर खुसरो अपने ग्रंथ खजेनुल उल फुतुह में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण की जानकारी तो देता है, परंतु साके का प्रमाण नहीं देता। रावल रतन सिंह के साथ ही मेवाड़ से रावल शाखा का अंत हो जाता है और सिसोदिया शाखा की स्थापना होती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सिसोदिया शाखा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत शानदार है। हम इसको सिसोदिया वंश का परिचय, अब हम बात करते हैं, सिसोदिया वंश का परिचय देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुहिल वंश के राजा राहप ने उदयपुर के सिसोदा ग्राम में रहना प्रारंभ किया। इसी वंश में लक्ष्मण देव सिसोदिया हुए और इन्हीं के वंशज आगे चलकर सिसोदिया कहलाए। लक्ष्मण देव सिसोदिया के 7 पुत्रों में से 6 पुत्र चित्तौड़गढ़ के साके में शहीद हो गए तथा 7वां पुत्र अरि सिंह का जो पुत्र था हमीर सिसोदिया, वही आगे चलकर मेवाड़ राजवंश का कर्णधार बना। राणा हम्मीर को मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक और राहप को सिसोदिया शाखा का संस्थापक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाण माता है, जिसका मंदिर उदयपुर में स्थित है। बात करते हैं राणा हम्मीर सिसोदिया की। समय 1326 से 1364 तक। राणा हम्मीर ने 1326 में सिसोदिया वंश की नींव रखी। इसको ही सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा हम्मीर अपने समय के महान हिंदू शासक थे। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के युद्ध में इन्होंने हराया था।
राणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को वीर राजा और विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। इसकी जानकारी हमें मोकल के शिलालेख से मिलती है। इसके बाद राणा क्षेत्र सिंह सिसोदिया 1364 से 1382 तक। राणा क्षेत्र सिंह ने अजमेर, भीलवाड़ा और छप्पन के मैदान को जीतकर मेवाड़ में मिलाया। मालवा के शासक दिलावर खां को मार दिया, जिससे मेवाड़ मालवा में संघर्ष आरंभ हुआ। इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ मालवा संघर्ष किस शासक के समय आरंभ हुआ था, तो हम आंसर होगा राणा क्षेत्र सिंह सिसोदिया के समय। एकलिंगनाथ प्रशस्ति के अनुसार ये प्रथम शासक थे जिन्होंने हाड़ाओं को हराया। इनकी दासी के 2 पुत्र हुए, चाचा और मेरा। राणा लाखा की बात करते हैं 1382 से 1421 तक। राणा लाखा राणा क्षेत्र सिंह का पुत्र था। इसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बूंदी पर आक्रमण किया, परंतु हार गया। जावर की खान राणा लाखा के समय में ही खोजी गई, जिससे सीसा जस्ता और चांदी निकली और मेवाड़ की आर्थिक शक्ति में सुधार हुआ। राणा लाखा का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से हुआ, जिससे मोकल का जन्म हुआ। राणा लाखा के 2 पुत्र थे, चुंडा सिसोदिया और राघव देव। इसी चुंडा सिसोदिया को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा के समय उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण हुआ, जिसका निर्माण बिच्छूमार और चिड़ीमार नामक 2 बंजारों ने करवाया था। तो राणा लाखा के समय ये बात ध्यान रखना है कि मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति है वो जावर की खान जब खोजी गई तो उससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई थी। इसके बाद आते हैं राणा मोकल 1421 से 1433 तक। राणा मोकल का विवाह आबू के परमार शासक की पुत्री सौभाग्य देवी से हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाकर इसका नाम समिदेश्वर या मोकल मंदिर रखा। राणा मोकल के दरबारी विद्वान योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट थे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राणा मोकल के दरबारी शिल्पी का नाम फना, मना और पना था। राणा मोकल की हत्या चाचा मेरा और महपा कंवार के साथ मेपा पंवार के द्वारा झीलवाड़ा अभियान के दौरान कर दी जाती है। इसके साथ उस वक्त महाराणा कुंभा भी थे, पर वे भागकर मेवाड़ आ जाते हैं। फिर हंसाबाई कुंभा की रक्षा के लिए अपने भाई रणमल को मारवाड़ से मेवाड़ बुलाती है। हंसाबाई राणा लाखा के पुत्र चुंडा सिसोदिया को हमेशा शक के नजरे से देखती थी, जिससे परेशान होकर चुंडा मालवा के शासक सुल्तान होशंग शाह के पास चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, राणा कुंभा 1433 से 1468 तक। राणा कुंभा का जन्म 1403 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ तथा राज्याभिषेक 1433 में हुआ। राणा कुंभा की उपाधियां जो कि विजय स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखी गई है वो है अभिनव भट्टाचार्य, संगीत प्रेमी होने के कारण, हिंदू सुल्तान, महान हिंदू शासक होने के कारण, हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, राणो रासो, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण, टोडरमल, छाप गुरु, महाराजाधिराज, राजगुरु, परम गुरु, दान गुरु, शैल गुरु, ये सब महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं। ये यहाँ से भी प्रश्न हमेशा बनते हैं। इसके बाद है इनके संरक्षक और राव रणमल बने तथा राव रणमल ने ही राघव देव की हत्या करवा दी, जो कि लाखा का पुत्र था। राणा कुंभा और चुंडा सिसोदिया मिलकर राव रणमल की हत्या की योजना बनाते हैं, जिसमें इसका साथ दासी भारमली देती है। हत्या के समय राव जोधा जो कि रणमल का पुत्र था वो मेवाड़ में था और वो अपनी जान बचाकर मेवाड़ से भाग जाता है। चुंडा सिसोदिया राव जोधा का पीछा करता है और मंडोर दुर्ग जीत जाता है। कुछ समय पश्चात आला हिंगोला को दुर्ग का किलेदार बनाकर चुंडा सिसोदिया पुनः मेवाड़ चला जाता है। 15 वर्षों के पश्चात राव जोधा काहुनी नामक स्थान से लौटकर आला हिंगोला को मारकर राजा बनते हैं। तो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य निरंतर संघर्षों को देखते हुए दोनों के मध्य आवल बावल की संधि होती है, जिसमें मुख्य भूमिका हंसाबाई निभाती है। वर्तमान पाली में स्थित सोजत इस संधि का मुख्य केंद्र बनता है और संधि के तहत जोधा अपनी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आवल बावल की संधि वगैरह, ये संधि कौन करवाता है, इसका मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा होता है, ये सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए कुंभा के सैनिक अभियान की बात करते हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं। कुंभा के सैनिक अभियानों की बात करते हैं। राणा कुंभा के सैनिक अभियान
पहला है अबू विजय। इस समय राणा कुंभा ने नाहर सिंह डोडिया को अपना सेनापति बनाकर भेजा था और इसी विजय के समय अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह अभियान राणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान था जिसमें उन्होंने आबू के शासक शेषमल को हराया था। राणा कुंभा और नागौर अभियान। कुंभा ने शम्स खां को शर्तों के आधार पर नागौर का शासक बनाया, पर शम्स खां ने शर्तें तोड़ दी, जिस कारण कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया। आक्रमण के समय शम्स खां वहां से भागकर गुजरात चला गया। राणा कुंभा और गुजरात अभियान। वहां के शासक कुतुबुद्दीन खां ने शम्स खां के साथ मिलकर कुंभा पर संयुक्त आक्रमण की योजना बनाई, जिस कारण हुए युद्ध में कुंभा ने शम्स खां की हत्या कर दी और कुतुबुद्दीन पुनः गुजरात भाग गया। देखिए, कम समय में ज़्यादा मैटर हम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड तो रहेगी। आप ये रिवीजन के तौर पर जरूर लें इसको और पूरा वीडियो देखें। राणा कुंभा और मांडू अभियान। मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने 5 बार कुंभा पर आक्रमण किया, परंतु हर बार असफल रहा। फिर 1437 में हुए सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने महमूद खिलजी को हराकर बंदी बना दिया और 6 माह बाद रिहा किया। इसी विजय की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। सारंगपुर विजय। राणा कुंभा और गुजरात व मांडू अभियान। कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी दोनों ने मिलकर राणा कुंभा को हराने के लिए चंपानेर की संधि की 1456 में। दोनों ने संधि के तहत कुंभा पर आक्रमण किया, परंतु राणा कुंभा ने दोनों को हरा दिया और इस विजय की स्मृति में कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता का भव्य मंदिर बनवाया। बात करते कुंभा की स्थापत्य कला, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, जी हाँ, मेवाड़ के, राजस्थान के नहीं, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कुंभा को माना जाता है। इन्होंने यहाँ सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण करवाया। विराटनगर या बेराट दुर्ग का निर्माण भीलवाड़ा में कुंभा ने करवाया। बोमट दुर्ग उदयपुर का निर्माण कुंभा ने करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया। कुंभा के काल में इनके मंत्री धरणक शाह ने शिल्पी देपाक से रणकपुर जैन मंदिर बनवाया। कुशाल माता का मंदिर बदनौर में बनवाया। तो इस तरह से कुंभा की जो स्थापत्य कला है वो बहुत ही प्रसिद्ध रही और बहुत ही गजब की थी। उसी का एक उदाहरण हम आगे करेंगे विजय स्तंभ के रूप में। तो विजय स्तंभ की बात करते हैं। विजय स्तंभ। कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसके अन्य नाम है कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, विक्ट्री टावर भी कहते हैं। यह 9 मंजिला इमारत है जिसकी चौड़ाई 24 फीट है और ऊंचाई 120 फीट है तथा इसमें 157 सीढ़ियां है। यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। इस इमारत पर विजय स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है जिसके लेखक अत्रि भट्ट हैं और इसको पूर्ण करने का श्रेय इनके पुत्र महेश भट्ट को दिया जाता है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी, तब स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका निर्माण काल 1440 से 1448 माना जाता है, 8 साल, तथा वास्तुकारों में जेता, नापा, पोमा, पुंजा का नाम आता है। इंपॉर्टेंट है। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ में भी कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा का साहित्य प्रेम की अगर बात करें तो राणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। राणा कुंभा के चित्रकला गुरु का नाम था जैनाचार्य हीरानंद और राणा कुंभा के दरबारी विद्वान, बहुत इंपॉर्टेंट है, कान्ह व्यास, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, जयचंद सूरी, सुंदर सूरी, मंडन, सोमदेव और सोम सूरी। ये नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ के 2 भाग है जिसके प्रथम भाग की रचना कान्ह व्यास ने की तथा दूसरे भाग की रचना राणा कुंभा ने की थी। राणा कुंभा द्वारा लिखित टीका, अब टीकाओं की बात करते हैं। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी और चंडी शतक पर भी टीका लिखी। कुंभा ने काम शास्त्र पर कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा। कुंभा के संगीत ग्रंथों की बात करें तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूढ़ प्रबंध, ये इसके ग्रंथ हैं। संगीत राज कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। यह 5 भागों में विभाजित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 भाग। पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश।
मंडन के ग्रंथ की बात करें, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। राजवल्लभ सर्वश्रेष्ठ तथा शिल्प शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। रूपमंडन मूर्तिकला पर आधारित है। कोदंड मंडन धनुष कला पर आधारित है। वेद मंडन आयुर्वेद पर आधारित है। शगुन मंडन ज्योतिष पर आधारित है। प्रसाद मंडन भवन निर्माण पर आधारित है। वास्तुसार और वास्तु मंडन। देखिए, मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी तथा मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये ग्रंथों में कंफ्यूज मत होइएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। ये मंडन के और इसके पुत्रों के और इसके भाई के ये जो ग्रंथ यहाँ पे दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर सारे चीज़ें जो यहाँ पे आपको पढ़ाई जा रही है वो सभी इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हमने ली है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। चलिए आगे बात करते हैं हम। कुंभा का अंतिम समय। देखो यहाँ पे एक लाइन है कि झावर के शिलालेख में कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी की उपाधि प्रदान की गई थी। अब हम बात करते हैं कुंभा का अंतिम समय। जीवन के अंतिम समय में कुंभा को उन्माद नामक रोग ने घेर लिया था, जिस कारण इसको कुंभलगढ़ स्थित मामादेव के कुंड में बांध कर रखा जाता था। इनके पुत्र उदा ने इनकी हत्या कर दी, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। कुंभा की छतरी मामादेव के कुंड के पास ही स्थित है। सन 1468 से 1471 तक उदा मेवाड़ पर शासन करता है तथा बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो जाती है, यानी कि प्रकृति भी उसे उसके पाप की सजा दे देती है। महाराणा रायमल 1471 से 1509 तक। इनकी पत्नी का नाम था श्रृंगार देवी। रायमल के 4 पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, जय सिंह, जयदेव और राणा सांगा तथा एक पुत्री थी आनंदीबाई, जिसका विवाह सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल के साथ हुआ था। रायमल ने एकलिंगनाथ जी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इंपोर्टेंट लाइन है। पृथ्वीराज सिसोदिया तेज धावक होने के कारण इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने अजमेर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनाकर उसका नाम अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ रखा। जगमाल देवड़ा ने पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दिया, इसी कारण इसकी मृत्यु हो गई तथा इसकी छतरी 12 खंभों की बनी हुई है, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। रायमल ने मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहन देने हेतु राम, शंकर और समय नामक तालाबों का निर्माण करवाया था। तो ये तालाबों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राम, शंकर और समय, ये तीनों तालाब के नाम इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं राणा सांगा की, संग्राम सिंह। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम रायमल और माता का नाम रतन कुंवर था। इनका राज्याभिषेक 24 मई 1509 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। आश्रयदाता का नाम करमचंद पंवार, जिनको शासक बनने के बाद सांगा ने ही रावल की उपाधि प्रदान की थी। कर्नल जेम्स टोड राणा सांगा को सैनिक भग्नावेश की संज्ञा देते हैं तथा सभी इतिहासकार हिंदू पथ की उपाधि प्रदान करते हैं। राणा सांगा के सैनिक अभियान खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें सांगा की जीत हुई। इस युद्ध में राणा सांगा का पुत्र भोजराज घायल हो गया, जिसकी कुछ वर्षों के पश्चात मृत्यु हो गई। जी हाँ, कुछ वर्षों के पश्चात, उस समय नहीं हुई थी। बाड़ी धौलपुर का युद्ध सन 1518 सांगा और इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां माखन और हुसैन के मध्य लड़ा गया, जिसमें सांगा की विजय हुई थी। घाघरों का युद्ध यह 1519 में मालवा के महमूद खिलजी और सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें सांगा की विजय हुई। बयाना भरतपुर का युद्ध यह 15 फरवरी 1527 को बाबर के सेनापति मेंढी ख्वाजा और सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें सांगा की विजय हुई। खानवा का युद्ध गंभीरी नदी के किनारे 17 मार्च 1527 को बाबर और सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के प्रमुख कारण बाबर का तोपखाना, बाबर के तीरंदाज जिनको इन्होंने जीत का श्रेय दिया था, तुलगुमा पद्धति, तोपची मुस्तफ़ा और रूमी खान और सलहदी तंवर और नागौर के खानजादा का विश्वासघात। खानवा के युद्ध में सांगा का साथ देने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा जो कि शहीद हो गए, मेवाड़ मेड़ता से रतन सिंह जो कि शहीद हो गए, गजनेर से अशोक परमार, मारवाड़ से मालदेव अपनी 4000 की सेना के साथ आया था, वागड़ से उदय सिंह जो कि शहीद हो गया, चंदेरी से मेदिनी राय। आगे बात करते हैं किसने बलिदान दिया था, तो सादरी के झाला अज्जा ने
राणा सांगा का मुकुट लेकर उनकी सहायता की और अपना बलिदान दिया। सांगा की सेना में हरावल का जो नेतृत्व है वो हसन खां मेवाती ने किया था। जी हाँ, हसन खां मेवाती। युद्ध में मूर्छित होने के बाद मालदेव द्वारा सांगा को बसवा यानी दौसा ले जाया गया। सांगा फिर वहां से रणथंभौर जाते हैं और अपनी हाड़ी रानी कर्मावती को रणथंभौर दुर्ग देते हैं। सांगा को रणथंभौर में ही समाचार मिलता है कि बाबर मेदिनी राय पर आक्रमण करना चाहता है, तो सांगा अपनी सेना लेकर मेदिनी राय की सहायता के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ही सांगा को कालपी उत्तर प्रदेश में जहर दे दिया जाता है। यही उनकी 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो जाती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अशोक परमार के द्वारा सांगा की 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया जाता है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह द्वितीय मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, जिसे 1531 में कर्मावती के भाई सुरजन सिंह हाड़ा द्वारा शिकार खेलने के बहाने मार दिया जाता है। कितना शानदार इतिहास आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, हर एक इम्पोर्टेंट चीज, इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए महाराणा विक्रमादित्य की बात करते हैं। सन 1531 से 1536 तक राणा सांगा और कर्मावती का पुत्र विक्रमादित्य अल्पायु में मेवाड़ का शासक बना, जिस कारण कर्मावती उसकी संरक्षिका बनी। गुजरात के बाज बहादुर द्वारा मेवाड़ पर 2 आक्रमण किए गए। प्रथम आक्रमण 1533 में, जिसमें कर्मावती ने बाज बहादुर शाह को रणथंभौर का किला देकर वापस भेज दिया। दूसरा आक्रमण 1534 में, जिसके अंतर्गत रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, पर हुमायूं नहीं आया, जिस कारण कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननिहाल बूंदी भेज दिया और साका किया। केसरिया बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ। यह इतिहास का सबसे बड़ा जोहर था, जिसमें 13,000 रानियों ने जोहर किया था। कालिंजर अभियान जीतने के बाद हुमायूं गुजरात पर आक्रमण करता है, जिस कारण बहादुर शाह गुजरात निकल जाता है। तब पीछे से मेवाड़ी सरदार चित्तौड़ को कब्जे में लेकर पुनः विक्रमादित्य को राजा बनाते हैं। इस बात का विरोध बनवीर करता है। यही बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर मेवाड़ का शासक बन जाता है। बात करते बनवीर की। बनवीर रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था, अनुरस पुत्र कहते हैं जिसको। बनवीर विक्रमादित्य के साथ उदय सिंह को भी मारना चाहता था, पर धायमा पन्ना ने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सुलाकर उसका बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया और चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़ पहुंचवाया। बनवीर ने चित्तौड़गढ़ में नौलखा महल का निर्माण करवाया और तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बनवीर के लिए। उसने कौन सा काम किया था, तो उसने इस तरह का काम किया था। चलिए आगे बात करते हैं, मेवाड़ की बात करते हैं। अब आते हैं उदय सिंह की बात करते हैं। उदय सिंह 1537 से 1572 तक। महाराणा उदय सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। इनका विवाह पाली के अखेरा सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई से हुआ। सन 1537 में बनवीर को मारकर इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। मेवाड़ राज्य को पुनः उदय सिंह को दिलवाने में मारवाड़ के राव मालदेव ने सहायता की थी। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ जीतने के बाद मेवाड़ जीतने की योजना बनाई। तब जेम्स टॉड लिखते हैं कि उदय सिंह ने मेवाड़ के सभी दुर्गों की चाबियां शेरशाह सूरी के पास भिजवा दी और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाया और उदय सागर झील का निर्माण करवाया। चंद्रमहल यानी सिटी पैलेस की नींव रखकर उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई। अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण 1567 में किया और 1568 में जीता। उदय सिंह गुजरात के बाज बहादुर को शरण देता है, जिस कारण अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण होता है। आक्रमण से पहले उदय सिंह चित्तौड़गढ़ किले की जिम्मेवारी जयमल मेड़तिया, कल्लाजी राठौड़, फत्ता सिसोदिया और बाज बहादुर को सौंपकर पहाड़ों में चले जाते हैं। अकबर उदय सिंह को पकड़ने के लिए हसन कुली खान को भेजता है, जो असफल रहता है। आक्रमण के समय अकबर के पास भगवंत दास भी था। इसी की सलाह पर अकबर ने चित्तौड़ में कत्ले आम का आदेश दिया था। 30,000 निर्दोष लोगों को मारा था। युद्ध के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवारों को तोड़ने के लिए 2 सुरंगें बनवाई और भगवंत दास की सलाह पर दुर्ग के बाहर एक ऊंचा चबूतरा बनवाया गया। अकबर ने एक रात चबूतरे पर बैठकर जयमल मेड़तिया के पैर में गोली मारी और कुछ दिन बाद जोहर हुआ। अकबर ने युद्ध के बाद जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजरूढ़ मूर्तियां आगरा के किले के द्वार पर लगवाई। आक्रमण के पश्चात उदय सिंह आते हैं
और गोगुंदा को अपनी नई राजधानी बनाते हैं। यहीं पर उदय सिंह का देहांत 28 फरवरी 1572 को होता है। छापामार युद्ध पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला राजस्थान का राजा उदय सिंह ही था। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में होता है, जो महाराजा उदय सिंह और अजमेर ठिकाने के हाजी खान के मध्य होता है, जिसमें मालदेव की सहायता से हाजी खान की जीत होती है। कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि यदि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह ना होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं राणा प्रताप की अगले वीडियो में, भाग 2 में। धन्यवाद। जय राणा प्रताप।